नेक्स्ट लेवल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कपिल ईशापुरी जी, जो कि लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि अमेरिका और भारत के संबंध कैसे हैं ट्रंप के आने के बाद। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों की स्थिति बहुत विचित्र रही है। हालांकि भारतीय सरकार ये मान रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट फिर से बन जाएंगे तो भारत के और अमेरिका के रिश्ते बहुत ऊंचाई पे जाएंगे और भारत को बहुत लाभ पहुंचेगा, और यानी कि दोनों को देशों को ही बहुत लाभ पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं चीन का विकास और चीन का जो प्रभाव है वो उस पर रोक लगेगी और भारत का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका को भी इसका लाभ पहुंचेगा और अमेरिका के लक्ष्य भी सधेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप आए तो इस बार बहुत जल्दबाजी में दिखे, बहुत हड़बड़ी में वो दिखे। लेकिन मेरे मानना, जैसे गांव में कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का। मैं उन्हें शैतान तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार 4 साल मिले हैं और ये अंतिम पाली है उनकी, इसमें अमेरिका को फिर से वो महान बना दें, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी 3 साल में बना दें। अब 3 साल ही बचे हैं उनके पास और इतनी जल्दी फैसले कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के भविष्य को एक तरह से अधर में लटका दिया। और ये लोग सोचने लगे क्या होगा दुनिया का, कहीं वर्ल्ड वार तो शुरू नहीं हो जाएगा। जहां तक भारत के साथ रिश्तों की बात है, तो उन्होंने आते ही कहा कि अमेरिका को सबने लूटा है। उनका ये मानना है, वो एक व्यापारी रहे हैं और व्यापारी ही व्यापार का काम करते करते एक सफल व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित होते होने के बाद वो राष्ट्रपति भी दूसरी बार बन गए हैं। तो उनकी क्षमताएं तो हैं और उन्हें लग रहा है कि यार जैसे मैं व्यापार के रूप में सफल हुआ हूं, वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में भी बहुत ज्यादा सफल हूं। कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं भी हैं, निजी भी हैं और अमेरिका को लेकर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को सबने लूटा है और उनका मानना है या उनका विश्वास है कि वो इस लूट को खत्म करेंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। महान कैसे बने? साफ साफ दिख रहा है कि चीन जो है एक्सपोर्ट का हब बन चुका है, यानी कि सारा जो निर्माण हो रहा है इस समय अधिकतर सामानों का चीन में हो रहा है और बहुत सस्ता हो रहा है। पहले वो तकनीकी रूप में काफी पिछड़ा था, उन्होंने तकनीकी रूप में प्रगति कर ली है। तो कहीं ना कहीं चीन से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि उसके सस्ते सामानों से पूरी दुनिया अटी पड़ी है। यूरोप एक समय सोच रहा था कि यार ये हाई टेक्नोलॉजी में हमारे बराबर नहीं आ पाएगा, लेकिन चीन उसमें भी अब आगे आ रहा है। टेस्ला को देख लीजिए, टेस्ला कितनी आगे थी इलेक्ट्रिक कारों के मामले में, लेकिन चीन की BYD जो कंपनी है उसकी जो इस साल की बिक्री है, पिछले साल की, उसने टेस्ला को इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में पीछे छोड़ दिया है। वो हर मामले में कोई ऐसी चीज नहीं चाइना में जो नहीं बन रही हो, खिलौने से लेके और विमान तक और ट्रेन तक, हाई स्पीड ट्रेन तक वो सब बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही नहीं, वो साइंस और टेक के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, AI के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो असली डर तो चीन का है। अब चीन को रोके कैसे? चीन को रोकने का उन्हें लग रहा है कि जो निर्माण चीन में हो रहा है वो वहां से हटके अमेरिका में शिफ्ट हो। तो इस स्थिति में अभी तक भारत सोच रहा था कि चीन में जो निर्माण हो रहा है उसकी शिफ्टिंग भारत में हो जाए, तो चीन भी रुक जाएगा और भारत का प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि नहीं, निर्माण यहाँ हो, यानी कि फैक्ट्रीज यहाँ लगे। इसीलिए वो कई बार तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया पब्लिकली कि यार भारत में निवेश क्यों कर रहे हो। जैसे एप्पल के CEO से उन्होंने कहा कि आप भारत में निवेश ना करो। तो ये उनकी पता नहीं, वो साफ साफ चीजें बोल देते हैं जो कि कूटनीति की दृष्टि से कहीं भी या किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती है। तो इससे भारत को नुकसान हुआ, उनकी सोच से, उनकी रणनीति से। वो अमेरिका को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाह रहा है। अभी हाल ही में देख लीजिए, उन्होंने वेनेजुएला को एक तरह से कब्जा कर लिया है और उन्होंने ट्रूथ सोशल पे, जो उनका ही सोशल मीडिया साइट है, उन्होंने उस पर यह भी कह दिया कि वे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी बातें पहले कोई नहीं कहता था, उनकी बातें बड़ी अजीब है। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने अजीब सी बातें कह दी, वो ग्रीनलैंड को लेना चाह रहे हैं, उसे यूरोप नाराज है। डेनमार्क का वो क्षेत्र है, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, उसको भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन उससे उनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, कमजोर हुई है। अब ग्रीनलैंड का लेने का तरीका देखिए, वो कह रहे हैं कि या तो वहां के लोग पैसा ले लें, तो उनको पैसा 10,000 से 1 लाख डॉलर तक वो उनको पैसा दे सकते हैं वहाँ के लोगों को, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है नहीं ग्रीनलैंड में लोगों की, तो वो दे सकते हैं, उसको ले लें। या डेनमार्क किसी और तरीके से देते, और नहीं देंगे तो बल प्रयोग करेंगे। एक अजीब सा उन्होंने एक और उपाय निकाला है। उन्होंने कहा कि उनकी जो इस समय की जो शादी हुई है मेलेनिया के साथ, उनका दोनों का एक बेटा है, बैरन ट्रम्प, हालांकि वो भी छोटा ही है, शादी की उम्र तो उसकी नहीं है जिस तरह से यूरोपीय देशों में होती है। लेकिन वो कह रहे हैं बैरन ट्रम्प की शादी डेनमार्क की राजकुमारी से कर दी जाए, और जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में
दहेज में कोई राज्य वो लोग दे देते थे, वो ऐसी परंपरा चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उस राजकुमारी का विवाह, डेनमार्क की राजकुमारी का विवाह बैरन ट्रम्प से हो जाए, उनके बेटे से, और डेनमार्क दहेज में दे दे। इससे डेनमार्क को भी खराब नहीं लगेगा, उसको अपमानित भी महसूस नहीं होगा, और ग्रीनलैंड अमेरिका के पाले में बह जाएगा। ग्रीनलैंड को लेने के लिए उनके और अजीब गरीब तर्क है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं लिया तो चीन और रूस कब्जा कर लेंगे इस पर। अमेरिका की रणनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, वो वहाँ सेना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके अजीबो गरीब तरीके हैं और वो बहुत तेजी से अपनी चीजें बदल लेते हैं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ। जैसे अभी पीछे उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति को पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन 1-2 दिन बाद ही वो पलट गए। उनको बहुत अच्छा आदमी बता दिया। ऐसे वो कभी किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दोस्त कहते हैं, फिर पलट जाते हैं। जैसे ब्राजील की नकेल कसने की कोशिश की, फिर पलट गए। कभी चीन को कहते नहीं, चीन को तो हम बर्बाद कर देंगे या हम उस पर इतना टैरिफ लगा देंगे, कुछ दिन बाद फिर वापस हो जाते हैं। लेकिन भारत के मामले में वापस नहीं हो पाए। अगस्त में जो उन्होंने टैरिफ लगाया था भारत पर 50%, वो अभी भी बरकरार है। ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी वजह है कि भारत के खिलाफ वो जो चीज चाहते हैं, जो मनमानी शर्तें भारत पे थोपना चाहते हैं, भारत अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। वो पाकिस्तान को भी सह दे रहे हैं। वो बांग्लादेश में भी सरकार कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि अमेरिका का उसमें हाथ है बदलने में, जबकि बांग्लादेश में कितनी अच्छी सरकार चल रही थी और बांग्लादेश तरक्की कर रहा था। बांग्लादेश को उन्होंने कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया और वो भारत के खिलाफ काम कर रही है सरकार। फिलहाल वो भारत के तनावपूर्ण संबंध बन गए उससे। पाकिस्तान जो पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, कई साल से भारत के सामने बहुत कमजोर पड़ चुका था। सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान लगातार बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। उसका प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ बहुत तेज चल रहा है और वो कामयाब भी हो रहा है, झूठ बोल के अपनी बात को सिद्ध करने में बहुत बार बोल रहा है। तो वो एक तरह से पाकिस्तान को भी अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश को भी अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो भारत को उन्होंने कहा भी है कि भारत अब वैश्विक शक्ति नहीं रहा है। एक बार कहा भी है वहां के अमेरिका के कुछ रणनीतिकारों ने, राजनेताओं ने, भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति हो गया है, जबकि भारत ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से लोगों के साथ, देशों के साथ समझौते करे, जिससे कि भारत, जैसे अमेरिका चाह रहा है अमेरिका फर्स्ट, भारत भी यही चाह रहा है कि भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों की संप्रभुता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे दुनिया के किंग वो ही हो। इवन खामनेई ने उन पे कई ऐसे कमेंट मारे हैं जो कि चुपते तो हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी दिखती है। तो ऐसा लग रहा है अमेरिका में उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने एक आइस जो पुलिस है वहां की, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाती है, यानी उनको पकड़ती है अगर कोई इलीगली रह रहा है इमिग्रेंट, और फिर डिटेन सेंटर में रखती है और फिर उनको बाहर डिपोर्ट कर देती है। उसका एक काम, उसकी उन्होंने सख्तियां बढ़ा दी हैं और उसके काफी अत्याचार हो रहे हैं और वहां अमेरिका के लोग भी उससे नाराज हैं बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका तानाशाही की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र वहां से खत्म हो रहा है। इससे अमेरिका में भी, क्योंकि लोकतंत्र का चस्का लग चुका है वहां के लोगों को, उससे भी हटना नहीं चाहेंगे। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों से भी परहेज नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की बादशाहत बढ़े। तो इसमें मुझे लग रहा है उन्हें भी रस आ रहा होगा इस समय। जैसे वेनेजुएला को जिस तरह से कैप्चर किया है और जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति को बुरी तरह रोनते हुए और अपमानित करते हुए अमेरिका पकड़ लाया, ये सब चीजें लोकतांत्रिक तरीके नहीं होते हैं। आप उनको गिरफ्तार करते, एक सम्मान, चाहे वो कैसे भी है, एक सम्मान तो देते, वहीं बंदी बनवा देते, वहां लाने की जरूरत क्या थी। अमेरिका कौन होता है उस पर मुकदमा चलाने वाला? लेकिन अमेरिका के लिए सब कुछ जायज है। ताकतवर जो है, हमेशा ही ये सिद्धांत रहा है, नैतिकता कमजोरों के लिए होती है, ताकतवर के लिए नैतिकता नहीं होती। भारत के लिए भी एक तरफ कहता है कि हम दोस्त हैं, और दूसरी तरफ उसके काम देखिए, बांग्लादेश को सह दे रहा, पाकिस्तान को सह दे रहा और कह रहा है आप हमारे दोस्त हैं। अरे भाई तुम दोस्त कहाँ के हो? हमारी जड़ें खोद रहे हो, तुम दोस्त कहाँ के हो? तो अब भारत को देखना होगा कि इन विचित्र स्थितियों में, विपरीत स्थितियों में वो यूएस के साथ कैसे संबंध बनाए, क्योंकि यूएस को छोड़ना और भी घातक होगा। वो बहुत मजबूत देश है, उसके पास बहुत बड़ा बाजार है और अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो यूएस से व्यापार रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कोई भी देश बड़े स्तर पर या तो अमेरिका से कमा सकता है या यूरोप से कमा सकता है, तो क्योंकि लग्जरी सामान बड़े स्तर पर वहीं बिकता है और उसी में ज्यादा मुनाफा होता है। चीन कमा चुका है, चीन पिछले 20 साल में, बाकी में उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है, चीन बहुत हद तक लाभ कमा चुका है और चीन विकसित हो चुका है। चीन को रोकना उनके लिए बहुत कठिन काम है। तो भारत को बहुत ही सही तरीके से जो चल रही है भारत सरकार, बच रही है आलोचना करने से अमेरिका की। भारत को देखना कि भाई हमें अपने देश को आगे बढ़ाना। वर्तमान परिस्थिति है, अगर थोड़ा पीछे भी कदम हटाने पड़े
कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा अपमानित भी होना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। आप व्यक्तिगत या सरकार के ईगो के लिए देश की नीतियों से खिलवाड़ भारत को भी नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा झुकना भी पड़े इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े झुकते हैं तो विपक्ष हमलावर हो जाता है। भारत तो झुक रहा है, ये भी तो चीज गलत है। तो ऐसा विपक्ष को भी जिम्मेदार एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। दूसरे मामलों में आप खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन विदेश नीति बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप कुछ लोग कहते हैं, थोड़ी बात मेरी लंबी हो रही है, मैं 1 मिनट और लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी कितनी मजबूत थी, वर्तमान प्रधानमंत्री उतने मजबूत नहीं है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप किसी भी एरा की दूसरे एरा से तुलना नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर की तुलना कोहली से नहीं कर सकते हैं, दोनों एरा अलग थे, तब के गेंदबाज अलग थे, अब के गेंदबाज अलग। वैसे ही आप इंदिरा गांधी के समय की जो एरा था वो अब एकदम अलग है। उनके पास सैम मैनेक्शा जैसा सेनापति था, अध्यक्ष था सेना का, जो कि एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। जब बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध हुआ उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जो अपने आप को सर्वे सर्वा भी कई बार मान लेते थे। कई बार उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जी की बातों को काटा था। ठीक है, उनके साथ वो व्यक्ति था। और उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध था, तो हर हमारे साथ सोवियत संघ था। जब अमेरिका ने धमकी दी थी तो सोवियत संघ ने अपने कई पोत भेजे थे हमारे लिए, और उससे हमारा आत्मबल मजबूत था। आज ऐसी स्थिति नहीं है, अमेरिका के साथ सामने कोई इतना मजबूत देश नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कमजोर हो चुका है। चीन अभी सामरिक स्थिति से उतना मजबूत है नहीं, और चीन हमारे खिलाफ भी रहता है, साथ भी रहता है। उसकी वैसी स्थिति है, दोस्त भी है दुश्मन भी है, जैसी अमेरिका की हो गई। तो आज हमारा जो स्थिति है वर्तमान समय में वो इंदिरा गांधी के समय जैसी नहीं है। स्थिति भारत की जरूर मजबूत हुई है। इंदिरा गांधी के समय जो भारत था वो कमजोर देश था। भले ही वो उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन गरीब देश था। उस समय औद्योगिक रूप से या व्यापार की स्थिति में या जीडीपी के मामले में हम कमजोर देश थे। आज हम बहुत जीडीपी के स्तर पर 4थे नंबर के देश हैं दुनिया में, मजबूत देश है। लेकिन वैश्विक स्थिति पलटी हुई है। जो बहुध्रुवीय व्यवस्था दुनिया की बन रही थी, ट्रंप उसको एक ध्रुवीय में पूरी तरह बदल रहे हैं, और उनका सामने कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वेनेजुएला का मुद्दा हो और चाहे ईरान का मुद्दा हो, उनके सामने न चीन खड़ा हो रहा है ना रूस खड़ा हो रहा है। तो भारत कहाँ खड़ा हो पाएगा? भारत तो अभी बहुत पीछे है। भारत चीन पे भी बहुत हद तक निर्भर है बहुत सारी चीजों के लिए, और भारत अमेरिका पे भी निर्भर है। भारत बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन रातों रात चीजें नहीं बदलती, समय लगेगा। तब तक हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, और किसी भी गैर जरूरी या असंवेदनशील बात को नहीं बोलना है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि हमारे हितों को ठेस पहुंचे। Next level.